Good morning everyone. I am Garima Gautam, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम 4th सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो IPR का है, कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट की डिमांड थी कि IPR पर जो वीडियो है और जो नोट्स है वो हिंदी में प्रोवाइड करवाए जाएं, तो आज हिंदी में उसकी वीडियो लेकर मैं आई हूँ। होप आपको अच्छा लगेगा और समझ आएगा। तो कॉपीराइट किसे कहते हैं? कॉपीराइट किसी भी कॉपी पर उसके क्रिएटर का राइट होना है ना। किसी भी प्रॉपर्टी पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो किसी व्यक्ति की बुद्धि की उपज है, उस पर उसी व्यक्ति का राइट होना चाहिए, ठीक है। और जब ये राइट किसी कॉपी पर होता है तो उसे कॉपीराइट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को मूल रूप से तैयार करता है और भौतिक माध्यम से संग्रहित करता है तो उसे उस कार्य पर कॉपीराइट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी क्रिएशन को क्रिएट करता है और फिर उसका संग्रहण भी करता है, ठीक है, तो उसे उस काम पर कॉपीराइट मिल जाता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दिमाग की उपज होता है। निम्नलिखित कार्यों पर कॉपीराइट प्राप्त हो सकता है। किन किन पर हो सकता है, आइए जानते हैं। ऑडियो विजुअल कार्य, ठीक है। जैसे ऑडियो विजुअल का मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे कि कोई टीवी का शो है, फिर कोई फिल्म है, ऑनलाइन कोई वीडियो है, तो उन पर कॉपीराइट प्राप्त हो सकता है। दूसरा, ध्वनि रिकॉर्डिंग और संगीत रचनाएं, कोई भी म्यूज़िक है, कोई भी धुन है, तो उस पर कॉपीराइट मिल सकता है क्रिएटर को। अगला है लेखन कार्य, जैसे कोई पुस्तक किसी ने लिखी है, कोई लेख लिखा है, कोई संगीत की रचना किसी ने लिखी है, कोई पोयम लिखी है, तो उस काम पर उसको कॉपीराइट मिल सकता है। अगला है वीडियो गेम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर का अगर किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई वीडियो गेम अगर किसी ने क्रिएट किया है, तो उन पर भी कॉपीराइट प्राप्त हो सकता है। अगला है कोई नाटकीय कार्य, जैसे नाटक और संगीत, किसी ने कोई नाटक लिखा है, कोई संगीत किसी ने बनाया है, तो इन पर भी कॉपीराइट प्राप्त हो सकता है। अर्थात मालिक को अपने कार्य में बदलाव, प्रतिलिप्यांकन व वितरण करने का वैध अधिकार ही कॉपीराइट कहलाता है। देखो, कॉपीराइट की डेफिनेशन को एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है कि कॉपीराइट का जो मालिक है, जो क्रिएटर है, जो स्वामी है, उसको अपने काम में, यानी कि उसने एक बार जो काम बना लिया है अपना, अब उसमें जो चेंज है वो वही व्यक्ति करेगा जो कि उसका स्वामी है, या उसकी प्रतिलिपि बनाने का जो राइट है वो भी मालिक का ही होगा, और किसी को वितरण करने का जो राइट है, जो वैध अधिकार है, वो कॉपीराइट कहलाता है। यदि अन्य कोई उस कार्य के बारे में उक्त काम करना चाहेंगे तो उन्हें मालिक की अनुमति लेनी होगी। अगर कॉपीराइट होल्डर के अधिकार का अगर कोई उपयोग करता है, वैध रूप से अगर वो उपयोग करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो कॉपीराइट होल्डर की, कॉपीराइट के मालिक की अनुमति ले ले और फिर वो काम अपने यूज़ में ले। कॉपीराइट की अधिकतम अवधि 60 वर्ष तक हो सकती है। कॉपीराइट की जो लिमिटेशन है वो अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैसे लेखन वाले कार्य हैं या कोई फिल्म वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह के काम हैं, इनमें ये अधिकतम 60 वर्ष की होती है। 60 वर्ष जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक के लिए अलाउ हो जाती है वापस से वो चीज़, और उसका सब उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कॉपीराइट स्वामी इसे कभी भी छोड़ सकता है। अगर कॉपीराइट होल्डर चाहे तो अपने स्वामित्व को छोड़ भी सकता है। कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया। अब वैसे तो कॉपीराइट पर उस व्यक्ति का, क्रिएटर का अधिकार होता ही है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन उसका करवाए या न करवाए, वो क्रिएशन उसी का होता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि अगले व्यक्ति ने उसका यूज़ किया है और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि कॉपीराइट का
रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, अब हम वो देख लेते हैं। भारत में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन वर्ष 1957 में बने कॉपीराइट एक्ट के तहत होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए चूँकि 1957 का जो एक्ट है उसके तहत हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कॉपीराइट का पहला कानून कब आया था? 1912 में ब्रिटिश राज में बना था। उसके बाद उस कानून में संशोधन भी हुए और 1957 में जो कानून बना है उसमें भी 2012 में कुछ संशोधन हुए हैं। इसके लिए सरकार की कॉपीराइट से संबंधित जो साइट है उपलब्ध जो साइट है उस पर ऑनलाइन फॉर्म होता है, उस आवेदन फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म नंबर 904 कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, वो कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करता है। आवेदन फॉर्म जो व्यक्ति भरता है उसमें पर्सनल डिटेल डालनी होती है। आपका काम कौन सा है जिसका आप कॉपीराइट करवाना चाहते हो, उस काम की नेचर क्या है, उसके प्रकाशन का विवरण, आपने कितना उसको किया है और उसका प्रकाशन आप किस तरीके से करते हैं आदि सारी जानकारी उसमें फॉर्म में डालनी होती है। और कुछ प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ में संलग्न करने होते हैं, जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। मतलब कि किसी और व्यक्ति को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो आपका जो काम है, जो रिकॉर्डिंग है, कोई जो भी चीज़ है जिस पर आप कॉपीराइट चाहते हैं, आपकी कोई बुक है या जो भी कोई चीज़ है, उसको 3 प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है। नाम, पता, नागरिकता और प्रिस्क्राइब जो फीस है वो उसके साथ लगानी होती है। अब आगे देखते हैं कि कॉपीराइट का उल्लंघन कब माना जाता है। तो यदि कॉपीराइट द्वारा संरक्षित काम या इसके पर्याप्त भाग का उपयोग कॉपीराइट स्वामी के विशेष रूप से आरक्षित तरीके में से किसी एक की भी अनुमति के बिना किया जाता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। मतलब अगर कोई काम कॉपीराइट एक्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है और उस स्वामी की अनुमति के बिना उसके पर्याप्त भाग को कोई और व्यक्ति यूज़ में लेता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। कॉपीराइट के उल्लंघन पर सज़ा का प्रावधान भी है। 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट है उसकी सेक्शन 63 के अंतर्गत कॉपीराइट के जानबूझकर उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरणा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके लिए दोषी को न्यूनतम 6 महीने की कारावास, 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और अधिकतम सज़ा 3 वर्ष तक के कारावास और 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। देखो, कॉपीराइट का अगर उल्लंघन है तो किसी भी पास के थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है और अगर दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम सज़ा 6 महीने है अगर दुष्प्रेरणा के साथ कॉपीराइट किया गया है। ओके, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच।